स्वागत है दोस्तों। कल हम सभी ने हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हल किया हुआ था। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट से। इसके पहले प्रश्न से टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें। प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन कहाँ से प्रकाशित होती थी, इसका प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। ऑप्शन में है कलकत्ता, अलीगढ़, बनारस, जयपुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है बनारस। हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये पत्रिका निकालते थे। बनारस से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ और इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे 1873 में, और ये मासिक पत्रिका थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाएं निकाली, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालाबोधनी और कविवचन सुधा। ये तीनों मासिक पत्रिकाएं थी, आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु की सभी पत्रिकाएं मासिक थी। बालाबोधनी 1874 में उन्होंने निकाली और कविवचन सुधा 1868 में निकली, यानी पहले कविवचन सुधा 68 में, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर बालाबोधनी 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री विषय जो उसका विषय था स्त्री विषयों पे था। हरिश्चंद्र मैगजीन का ही नाम आगे बदल करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया था, और उसमें जिस प्रकार की हिंदी लिखी जाती थी उसे हरिश्चंदी हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा हुआ है। तो इतनी बातें आप भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं के माध्यम से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जयपुर से कौन सी पत्रिका बहुत प्रतिष्ठित है, प्रकाशित होती थी, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है जो जयपुर से निकलती थी। अलीगढ़ से भारत मित्र पत्रिका तोताराम जी निकालते थे 1876 में, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पत्रिकाओं से संबंधित ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी को भेद को जाने। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी को भेद को जाने, ये पंक्तियां किस कवि के विषय में कही गई हैं? ऑप्शन में आलम, पद्माकर, घनानंद, बिहारी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है घनानंद। घनानंद के विषय में ये पंक्तियां कही गई है, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी को भेद को जाने। इसके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रख लीजिएगा। ये जो कथन है घनानंद के विषय में, ये ब्रजनाथ जी ने लिखा हुआ है, और ब्रजनाथ जी ने ही एक और कथन लिखा है, समुझे कविता घन आनंद की ही आँखिन नेह की पीरत की। तो ये दो जो पंक्तियाँ हैं ये घनानंद के विषय में ब्रजनाथ जी ने लिखी हुई हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इसके विषय में ध्यान रखें, घनानंद के विषय में बच्चन जी ने कहा हुआ है कि घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। कभी भी ये पंक्ति आपसे टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, जीडीसी की परीक्षाओं में यदि पंक्ति आ जाए कि घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं, ये कौन कहता है? बच्चन सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें साक्षात रसमूर्ति कहते हैं, घनानंद जी को। तो ये बात भी आप साथ में ध्यान रखिएगा घनानंद के विषय में। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत देने वाले टी.एस. इलियट का जन्म किस सन में हुआ? ऑप्शन में 1897, 1888, 1892, 1879। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है 1888। टी.एस. इलियट नई समीक्षा के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ, और इनका जो प्रमुख सिद्धांत है जो बहुत प्रसिद्ध है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे इलियट के विषय में। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी ध्यान रख लें कि 1948 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, द क्राइटेरियन पत्रिका के संपादक भी थे ये। द सेक्रेड वुड इनकी रचना है, और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इनका प्रसिद्ध सिद्धांत है। ठीक है, इतनी बातें आप इलियट के विषय में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूक नायक पत्रिका से था? ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह है भीमराव अंबेडकर। मूक नायक पत्रिका के संपादक जो हैं वो भीमराव अंबेडकर जी थे। इनके कुछ और महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के विषय में जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यही जानिए कि मूक नायक पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1920 है। इसके बाद बहिष्कृत भारत नाम की एक पत्रिका इन्होंने निकाली 1927 में। समता नाम की पत्रिका के भी संपादक अंबेडकर जी थे 1928 में, और एक जनता नाम से पत्रिका इन्होंने निकाली 1930 में। बाद में इसी जनता पत्रिका का नाम बदल के प्रबुद्ध भारत रख दिया 1956 में।
तो ये सारे पॉइंट्स आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में, उनकी पत्रिकाओं के विषय में ध्यान रख लेना है। दोस्तों हमारा प्रयास है कि एक प्रश्न के बहाने आपको कई सारे प्रश्न, कई सारे पॉइंट्स हमारी इन छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से तैयार हो जाएं। आपकी और भी जो कोई राय हो, जिस भी तरीके की क्लास आप चाहते हो, जिन विषयों पे चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आगामी क्लासेस में उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे ताकि आप EMRS, TGT, PGT और जो आने वाली सभी परीक्षाएं हैं LT, GDC, GIC, सब में आप इन सारे पॉइंट्स को कवर कर सकें। अगला प्रश्न है, नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश होए कायर त्यागत प्राणे। नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश होए कायर त्यागत प्राणे। जो कायर होते हैं वो निराश होकर प्राण का त्याग कर देते हैं। यह पंक्ति कौन कहता है? इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है हरिऔध, तुलसीदास, भिखारीदास, घनानंद। तो बताएं इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर है वह है घनानंद। घनानंद जी ही लिखते हैं, नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश है कायर त्यागत प्राणे। मछली थोड़ी देर के लिए जल से बाहर निकल जाती है और तड़प के मर जाती है, तो उसमें कहा है कि नीर स्नेही को लाए कलंक, तो थोड़ी सी बिछुड़न भी जो न बर्दाश्त कर सके और बाहर निकलते ही, दूर होते ही तड़प के मर जाए, निराश है कायर त्यागत प्राणे। तो ऐसा काम जो है वो कायर लोग करते हैं, निराश है कायर त्यागत प्राणे। ये घनानंद जी ने लिखा हुआ है। दोस्तों हमारे इस तरह के सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्यात्मक ढंग के हैं, वन लाइनर नोट्स, जो कि EMRS, TGT, PGT की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण रचनाकारों को शामिल किया गया, उन सभी पर स्पेशल वन लाइनर क्लासेस, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल बच्चन जी की पुस्तक पर आधारित ये नोट्स बनाए गए हैं। हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क करके आप इस नोट्स को अपने पास रख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि आगामी परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अगला प्रश्न है, परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी मानने वाले आलोचक कौन है? परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है, एक कहानी संग्रह भी है। इससे नई कहानी की शुरुआत या नई कहानी की पहली कहानी कौन मानता है? ऑप्शन में बच्चन सिंह, नामवर सिंह, मधुरेश, गोपाल राय। तो इसका सही उत्तर क्या है? नामवर सिंह। परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी मानते हैं नामवर सिंह। और किस पुस्तक में ये बात लिखी है उन्होंने? कहानी नई कहानी, जो कि 1965 में प्रकाशित पुस्तक है नामवर जी की। इसी में उन्होंने परिंदे कहानी पर 3 लेख लिखे हैं, जिसमें उन्होंने पूरी तरह सिद्ध किया है कि परिंदे कहानी ही नई कहानी की पहली कहानी मानी जा सकती है, और इस संग्रह को पहला संग्रह नई कहानी का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अज्ञेयकृत अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ऑप्शन काव्य संग्रह, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत। अरे यायावर रहेगा याद। अब इसके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम ध्यान से देख लेते हैं, जिससे आप अज्ञेय के विषय में कुछ पॉइंट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में प्रकाशित यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली 1960 में, यानी 7 वर्ष के अंतराल पर ये दोनों पुस्तकें उनकी यात्रा वृत्तांत की हैं, अज्ञेय जी की। 1947 में अज्ञेय जी ने इलाहाबाद से प्रतीक नाम की पत्रिका का संपादन शुरू किया, और 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला अज्ञेय जी को। किस रचना पर? आंगन के पार द्वार। और ये आंगन के पार द्वार किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1961 में। यानी आंगन के पार द्वार 61 में प्रकाशित होती है, और 3 वर्ष बाद यानी 1964 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। तो अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? कमेंट करके ये आप बताएंगे, और किस वर्ष मिला है। जिन्हें जानकारी हो कमेंट करके बताएं। देखते हैं अगला प्रश्न। राहुल सांकृत्यायन कृत मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोस्तों आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ बहुत कम समय में रिवीजन जैसा यहाँ पे आपको माहौल मिलेगा। कम से कम 10 प्रश्न में आपको 50-60 प्रश्नों के पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं राहुल सांकृत्यायन कृत मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 27, 37, 47, 57। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1937। मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत है, 1937 में ये प्रकाशित हुई है।
और महत्वपूर्ण इनके यात्रा वृत्तांतों को देख लेते हैं हम। राहुल सांकृत्यायन का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जन्म वर्ष क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन रचनाकारों के जन्म वर्ष को ध्यान रखना। 1893 में राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म वर्ष है, 1963 तक ये वर्तमान रहे। इसी 1893 की एक महत्वपूर्ण घटना है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना। इन दोनों को आप इंटरलिंक करके जब याद रखेंगे तो किसी को नहीं भूलेंगे कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में, और 93 में ही एक महत्वपूर्ण रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म होता है। 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई और 3 वर्ष के बाद 1896 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका की शुरुआत होती है। तो कुछ ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप क्विक रिवीजन के माध्यम से इन्हीं के इर्द गिर्द याद कर सकते हैं। इसके अलावा सांकृत्यायन जी की जो यात्रा वृत्तांत है, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में, घुमक्कड़ शास्त्र 1948 में, किन्नर देश में 1948 में और यात्रा के पन्ने 1952 में। इतनी रचनाओं को जो यात्रा वृत्तांत से जुड़ी हुई हैं आप इन्हें याद रखेंगे राहुल सांकृत्यायन जी के बहाने, और इन्हीं के बहाने आपको नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना का वर्ष भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन संस्मरण किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन शिवपूजन सहाय, उपेंद्रनाथ अश्क, माखनलाल चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो साथियों ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि मंटो मेरा दुश्मन संस्मरण किस साहित्यकार की रचना है, किस विधा की रचना है, ये तो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में अजमेर, अहमदाबाद, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। दादू दयाल जी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिर्ज़ापुर से संबंधित एक रचनाकार का नाम ध्यान रखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी समालोचना का सूत्रपात मानते हैं, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट से। तो प्रेमघन जी मिर्ज़ापुर से थे, ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट जी प्रयाग से थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि चलते चलते आप एक प्रश्न के बहाने तैयार कर लेते हैं तो ईजिली आपको हमेशा याद रहता है। साथियों ये सारे पॉइंट्स, इस तरह के सारे प्रश्न व्याख्यात्मक ढंग के आपको हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिलेंगे। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है इस नोट्स की, इसके वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो कि शुक्ल जी और बच्चन जी के तथ्यों पर आधारित हैं। आप सभी के लिए ये उपलब्ध है, बाय पोस्ट आपके पते पर ये पहुंच जाता है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।